नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी यूपी चुनाव आयोग। यूपी में आदर्श आचार संहिता कर सकती है घोषणा। 3 चरणों में हो सकते हैं निकाय चुनाव। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके माध्यम से इंतजार किया जा रहा है कि तमाम महत्वपूर्ण बातों का ऐलान होगा। साथ ही यूपी में आदर्श आचार संहिता घोषणा हो सकती है। 3 चरणों में निकाय चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या तारीख रहती है, किस तरीके से गाइडलाइंस रहती हैं, इसको लेकर सभी की नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। जहां यूपी चुनाव आयोग की शाम 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरूरी जानकारी साझा की जाएगी और यूपी में आदर्श आचार संहिता भी लग सकती है, उसकी घोषणा भी हो सकती है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? शाम 7 बजे का इंतजार, प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की संभावना? देखिए, सबके साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग अब से कुछ देर बाद यानी 7 बजे अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा। माना जा रहा है कि आचार संहिता आज से लागू हो सकती है। 3 से 4 चरणों में चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसके साथ ही 3 से 4 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे थे किस तरह से निकाय चुनाव को लेकर जो कहीं ना कहीं रस्साकसी बची हुई थी। हम देखे दिसंबर से लेकर जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगातार 4-5 महीने से लगातार निकाय चुनाव को लेकर जो हलचल थी, अब वो कहीं ना कहीं थमती नजर आएगी और रणनीति अब बनाने पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आपको देखने मिलेगा। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जहां पे गर्मी का सीजन बढ़ता रहा है, पर अब एकदम से आप देखेंगे राजनीतिक हलचल बढ़ेगी और राजनीतिक गर्मी और सरगर्मी अब कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ जाएंगी। आज शाम 7 बजे उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। आचार संहिता लग सकती है आज से उत्तर प्रदेश में और बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें, सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने खबर चलाई कि आज शाम को 7 बजे राज्य चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। 3 से 4 चरणों में चुनाव की घोषणा हो सकती है और माना जा सकता है कि आज से जो आचार संहिता है वो लग सकती है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से आचार संहिता की लगेगी, उसके बाद से हमने देखा था किस तरीके से पहले जब इसको लेके आपत्ति दर्ज की गई थी, आपत्ति दर्ज करने के बाद लगातार नगर निकाय जो विभाग है, नगर विकास विभाग है, वो लगातार 3 दिन की छुट्टियां थी, उन्हें थी। गुड फ्राइडे था, सेकंड सैटरडे था, संडे था, उसके बाद भी उसे पूरी आपत्तियां को निस्तारित करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट थी वो आयोग को दी थी और माना जा रहा था कि आज देर शाम या कल तक इसकी घोषणा हो सकती है। पर आज देख रहे किस तरीके से जो सरकार हो चाहे चुनाव आयोग हो, वो भी जान रहा था कि बहुत लंबे समय से ये टल रहा था और निकाय चुनाव उसको जल्द से जल्द कराना, क्योंकि आगे वाले समय में आपके पास उतना ज्यादा समय बचेगा लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेके आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की और माना जा रहा है कि 7 बजे से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और 3 से 4 चरणों में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। उन्नति, बिल्कुल, तो देखिए तारीखों का इंतजार किया जा रहा है और किस तरीके से अंतिम चरण में, क्योंकि जो तमाम तैयारियां हैं निकाय चुनाव को वो पहुंच गई हैं और ऐसे में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को माना जा रहा है। निश्चित तौर से उन्नति, देखिए बहुत देर से बहुत समय से इसकी मांग की जाती थी। तमाम चाहे राजनीतिक जितनी पार्टियां हों, बीजेपी की पार्टी बताएंगी तो वो पूरी तैयारी करी थी और आपस में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव जो टल लेते उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। समाजवादी पार्टी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी अपना आरोप लगाती थी कि दोनों साठगांठ से यहाँ चुनाव नहीं हो रहे और चुनाव में जाना चाहिए। असल में जिस तरीके से चुनाव को लेकर अभी तक जो जुबानी जंग चली थी, अब वो मैदान में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जाती, बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी की जाती तमाम राजनीतिक पार्टियों ने। ये चुनाव दिसंबर से जनवरी के माह में होने थे, पर हमने देखा था किस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। उसके बाद कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी। उसके बाद जब कोर्ट से आयोग गठित हुआ, की रिपोर्ट के बाद जब इसको हरी झंडी मिली थी, उसके बाद भी करीब 2000 से ज्यादा आपत्तियां उन्नति दर्ज की गई थी। उसके निस्तारण में भी लगातार छुट्टी के दिनों में भी नगर विकास को जो ऑफिस है उसने जिस तरह से काम किया तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। उसके बाद चुनाव आयोग की भी आप तैयारी देख सकती हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार इसकी तैयारी में थे और आज जैसी निस्तार की जो उनको पूरी चीज लिस्ट मिली है, उसके बाद हम शाम 7 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब चुनाव की तारीख का ऐलान होगा तो कहीं आचार संहिता लग जाएगी और माना जा रहा है कि 3 से 4 चरणों में ये चुनाव किए जा सकते हैं। मई के फर्स्ट वीक से लेके सेकेंड वीक तक ये चुनाव कराए जाएंगे और उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनाव जो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे उनकी अब घड़ी आप कुछ समय
बाकी है जब उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्नति, बिल्कुल। और देखिए पार्टियों की भी तैयारियां जो है अंतिम चरण में ही है। किस तरीके से बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि इस बार बीएसपी भी मैदान में है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, तो कहीं ना कहीं पार्टियों को भी इंतजार है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो। निश्चित तौर से देखिए अदिति, आप उस मुहाने पे खड़े हैं जब आपके 1 साल से कम का समय बचता है, जब आप लोकसभा चुनाव के लिए जाते हैं, और निकाय चुनाव को एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि बूथ लेवल का चुनाव होता है, एकदम ग्रास रूट लेवल का चुनाव होता है। आपको अपने जो जमीनी हकीकत है वो जानने को पता चलती है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी आप देखेंगे तो बूथ लेवल पे अपने आप को बूथ को कैसे सशक्त किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही थी। हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी 2014 से इस रणनीति पे काम कर रही थी, जब अमित शाह ने ये नारा दिया था अपना बूथ सबसे मजबूत, उसके बाद 15 प्रमुखों की जिम्मेदारी की गई, एक प्रमुख पे 6-6 आदमी, 6-6 बिल्कुल ठीक है। मनीष, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत। देखिए निकाय चुनाव को लेकर आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस तरीके से पार्टियां तैयार हैं और निकाय चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों के समग्र विकास के लिए बहुत काम किया है। केंद्र और प्रदेश दोनों के समन्वय से, चाहे वो अमृत योजना के अंतर्गत किया जाने वाला काम रहा हो, या सड़कों का, पुलों का निर्माण से लेकर सीवरेज और वाटर लाइन को बिछाने का, या हर घर नल की व्यवस्था वाला विस्तार है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी में मिलाने की बात रही हो, उनके लिए अलग से पैसे को सैंक्शन करने का प्रावधान, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जनता के बीच में एक विश्वास पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और इसका नमूना यही है कि भी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, और उनमें आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कराए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके कारण 100% विजय की तरफ बढ़े हैं। और मुझको लगता है कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलेगी योगी जी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के कारण। बिल्कुल। बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी जीत का दावा कर रही हैं, और ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार बना पाएगी बीजेपी निकाय चुनाव के माध्यम से भी? निश्चित रूप में, चूंकि हर लोग जानते हैं कि अभी 4 साल योगी जी की सरकार है, और केंद्र में भी 1 साल से ज्यादा की सरकार है। तो विकास के लिए जरूरी है कि आपस में जो, चाहे वो जो क्षेत्रीय सरकार हो, शहर की सरकार हो, या प्रदेश की सरकार, या केंद्र की सरकार हो, इनका बेहतर समन्वय ही डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और ये बात आम जनता को अच्छी तरह पता है। मैं समझता हूँ कि ये एक प्लस पॉइंट है कि बेहतर समन्वय ने ही आज जो विकास के रिकॉर्ड है वो कायम किए हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बलबूते ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, खास हमारे साथ बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए। तो किस तरीके से बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार निकाय चुनाव में भी बनाने जा रही है। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष का रुख करते हैं। मनीष, देखिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम जुड़े, उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बना के रहेंगे, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, और साथ ही साथ वो कामों का जिक्र कर रहे हैं कि काम के बलबूते पर बीजेपी जो है जीत हासिल करेगी। देखिए निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की बात करेंगे अपने 6 साल के जो काम है उसके बदौलत वो इस निकाय चुनाव में जाती नजर आएगी। गांव क्षेत्र में जो काम किया गया है, किसानों के लिए जो काम किया गया है, गन्ना किसानों के लिए काम जो किया गया है, आलू किसानों के लिए जो काम किया गया है, जो सिंचाई के लिए काम किया गया है, हर जल योजना की बात कर लेंगे, प्रधानमंत्री आवास की बात कर लेंगे, मुख्यमंत्री आवास की बात कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने जो काम किए हैं, जो विकास के काम है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके फायदे गिनाते हुए जरूर आपको दिखेगी। बिल्कुल ठीक है मनीष, आपका रुख करूंगी। इसी के साथ हमारे साथ अंशु मनी जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अंशु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और देखिए निकाय चुनाव की तारीखों की आज घोषणा हो सकती है और इसी का इंतजार किया जा रहा है। किस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को सादर आभार जी। हमारी तैयारी देखिए पूरी तरीके से पूरी है, चाहे वो ब्लॉक लेवल से हो, जिला स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो। लगातार हमारे संगठनात्मक बैठक चल रही थी ये चुनाव निकाय प्रकरण में। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जैसा कि आपको पता होगा पिछले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान हमारी जो है जमीन से बिल्कुल ब्लॉक लेवल से लेकर जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे, प्रदेश स्तर पे हम लोगों के बीच जा रहे हैं और सरकार की जो भी कमियां हैं
जो किसानों के साथ किसानों की अनदेखी हो रही है, जो नौजवानों के साथ जो है वो बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में। पूरा प्रदेश इस समय भय मुक्त है। तो हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और बने हुए हैं, और हम मजबूती से संगठनात्मक तरीके से हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, 2024 से पहले ये सेमीफाइनल मैच है निकाय चुनाव, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी इसके परिणाम के लिए तैयार है, जिस तरीके से मेहनत की है। जी जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मुख्य विपक्षी दल है जो पूरे देश में लगातार लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो हाथरस का मामला हो या उन्नाव का मामला हो या लगातार जमीन पे आम जनमानस का मामला हो। आप खुद देख रही हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर और राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्ष की भूमिका में लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पार्टी बन चुकी है, जो कमरे के भीतर बैठ के ट्विटर पे और प्रेस ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस पे यानी कि लड़ाई सभी पार्टियों के दावे हैं कहीं ना कहीं जीत को लेकर। बहुत शुक्रिया अंशु जी खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ अनूप सांडा जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। अनूप जी, आपका बहुत स्वागत। और देखिए, निकाय चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयार है और जीत का दावा करेगी? देखिए, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पिछले 6 महीनों से लगी हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं की लंबी फौज इस बारे में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार की जो असफलताएं हैं वो असफलताएं जनता के बीच में हम ले जा रहे हैं, और जनता भी उनको देख रही है। और एक नई चीज ये हुई है कि सरकार का पिछड़ा और दलित विरोधी चरित्र जो आरक्षण की सूची आई है उनमें जाहिर हो गया है। कई स्थानों पर कई जनपदों में ऐसा आया है कि जहां जितना आरक्षण होना चाहिए था उतना आरक्षण इस सरकार ने नहीं दिया है, और इस बारे में लगातार प्रत्येक जिलों में सवाल उठ रहे हैं। तो इस सरकार का जो पिछड़ा और दलित विरोधी चेहरा है, इस सरकार की जो नगरीय क्षेत्रों के प्रति उपेक्षा भाव है, आप बनारस देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, कोई भी नगर महानगर नगर पालिका परिषद में न सफाई की उचित व्यवस्था है। यहाँ तक कि गोवंश, जिसके बारे में सरकार बहुत सजग और सचेत और बहुत संवेदनशील होने का दावा करती है, शहरों की सड़कों पर छुट्टा गोवंश घूम रहा है। सरकार के पास उनको नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं है। जनता परेशान हो रही। कई वीडियोज आप लोगों के चैनल पे आए कि किसी सांड ने किसी को पटक करके मार दिया, घायल कर दिया, चोट पहुंचा दी। इस सरकार के जनप्रतिनिधि मात्र लूट खसोट कमीशनखोरी में। लेकिन अनूप जी, सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, समाजवादी पार्टी का क्या अलग रुख है? हमने कहा ना कि हम लगातार जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। और ये स्थानीय मुद्दों के चुनाव होते हैं, और स्थानीय मुद्दों को हमारे प्रत्येक जनपद में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, उनको लगातार जनता के बीच में ले जा रहे हैं। और चूंकि भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने अपने कर्तव्यों को उचित ढंग से उनका निर्वाह नहीं किया, जो उनके जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी थी नगर निकायों में, उसका निर्वाह नहीं किया। विकास कार्यों में उपेक्षा हुई, कमीशन खोरी हुई, सड़कों के कूड़े नहीं साफ हुए, जल भराव की स्थिति प्रत्येक नगर निगम में आप देख लीजिए बहुत विकट समस्या होती है। तो इन सवालों को लेकर के जनता के मन में जो आक्रोश है, तो हमारा पूरा विश्वास है कि वो आक्रोश का सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में जाएगा। और 2024 का रास्ता भी कहीं ना कहीं अनूप जी निकाय चुनाव से ही तय होगा। देखिए, निकाय चुनाव से निसंदेह कार्यकर्ताओं का मनोबल पर असर पड़ेगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं और नगर निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, इसलिए मुद्दे अलग होंगे। लेकिन एक मुद्दा सब जगह है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र लोगों को वोट डालो और राज करो की अंग्रेजों की नीति पे चलती है, धार्मिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है, नफरत की फसल बो करके वोट की फसल काटना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी लोगों के लिए संघर्ष और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील भाव रख करके लगातार उनके लिए संघर्ष करती है, और उसके परिणाम स्वरूप हमको पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे पक्ष में रहेगी। और बिल्कुल, चुनाव में देखिए स्थानीय मुद्दे जीतते हुए किस तरीके से लोकसभा में परचम फहराया जाता है, लंबा रास्ता है, किस तरीके से पार्टियां तय करती हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अनूप जी खास जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
झांसी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये मोदी योगी की डबल इंजन सरकार नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव जीतने के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। छोड़ देंगे, गुंडों का साथ छोड़ देंगे, अपराधियों का साथ छोड़ देंगे, उनकी छवि शायद 10-20-25 साल में सुधार हो जाए। लेकिन यह जरूर मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह जो शताब्दी, जो आज़ाद स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष कब मनाएंगे हम लोग? 2047 में। और 2047 तक न पीएम की वैकेंसी है न सीएम की वैकेंसी है। जो सपा वाले हों, बसपा वाले हों, कांग्रेस वाले हों, वह इस प्रकार की बातें करते रहेंगे। लेकिन आप भरोसा रखिए, देश और प्रदेश का बहुत संतुलित विकास हो रहा है। जिन लोगों को लूट करके लोगों ने तिजोरियां भरी थी, भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है। और जब यह सारे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होती है तो ये देश की सर्वोच्च अदालत में चले गए कई दल मिल करके वहाँ की ये सरकार हमारे साथ जाति कर रही है, तो देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कहा कानून से बड़ा कोई नहीं। संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसमें संदेह क्यों। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पब्लिक किताबों में यूपी सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया। वहीं अलीगढ़ का नाम बदलने पर गुलाब देवी ने कहा कि समय समय पर नाम बदले गए हैं, पिछली सरकारों ने भी नाम बदले हैं। वहीं उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा राज में विकास नहीं हुआ, विकास मुलायम सिंह परिवार का हुआ। हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, इसमें संदेह क्यों किया जा रहा है? अब जैसे कि शहरों के नाम बदलने की मांग की जा रही है, अलीगढ़ को हरिगढ़, ये तो समय समय पर बदले, किसी ने अलीगढ़ भी रखा होगा तो इसको बदल के दूसरा नाम भी रखा जाएगा। वो मुस्लिम नाम था, अब ये हरिगढ़ नाम की मांग की जा रही है। जो ये तो समय समय परिस्थिति की बात है कि समय के आधार पर जो है अपने नाम बदले जाए। विगत सरकारों ने भी नाम बदले, हमारी सरकार आएगी वो भी अपने हिसाब से नाम बदलेगी, तो ये नई चीज नहीं है। हिंदुस्तान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हमारी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। साथ ही कहा कि हमारी पार्टी जात पात से ऊपर उठकर जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना अब कभी भी जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि सारी तैयारी कर दी गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी भी अपनी तैयारी में जुट गई है। सम्मेलन भी चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी सम्मेलन शुरू कर रही है अपना। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री हैं। सर, आप लोगों की भी ड्यूटी लगी है, केंद्र नेतृत्व की भी ड्यूटी लगी है, कैसे देख रहे हैं नगर निगम चुनाव को? देखिए, नगर निगम के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और पिछली बार से ज़्यादा इस बार हम जो है विजय सुनिश्चित करेंगे। पिछली 16 में से 14 जीते थे नगर निगम में, इस बार एक शाहजहांपुर बढ़ा है, 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नगर पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 160 सीटें जीती थी, इस बार 200 के 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। जहाँ तक समाजवादी पार्टी और दलों की बात है, ये चुनाव से भागते हैं और ये कभी भी ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पहले न्यायालय में गए, समाजवादी पार्टी विधायक के भाई गए और उसके बाद न्यायालय के निर्देश पर चुनाव सुनिश्चित किया जा रहा है तो फिर से न्यायालय जा रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव से भागते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और हम लोग इस बार 100% सीटें जीतेंगे, क्योंकि माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया है उसके बल पर हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम 100% सीटें जीतेंगे। आप काम की बात करते हैं, आजमगढ़ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से संबोधित कर रहे थे, पाकिस्तान का जिक्र किया था, तुलना की थी। अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि तुलना आपको अपने से ऊपर वाले से करनी। कहीं ना कहीं देख रहे कि अब जो युद्ध है, वाकई युद्ध कहे, चुनाव को लेते अब फिर से शुरू हो रहा है। देखिए, वाक युद्ध नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि आज सरकार हर गरीब की चिंता कर रही है। ये कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को रोजगार बंद हो गए, नौकरियां छूट गई, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा और सबके लिए माननीय मोदी जी ने व्यवस्था किया और 80 करोड़
आज उन्होंने कहा कि एक छोटे छोटे देश हैं जो कई देश 80 करोड़ में समाहित हो जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिए। कोई ऐसा नहीं गरीब होगा जिसके घर में एक दिन भी चूल्हा न जला हो। लेकिन एक पूरा देश पाकिस्तान आज जो है भुखमरी के कगार पर है। आज जो है वहाँ पर किस तरह से लोगों में आक्रोश है, जो बने वो वहाँ की सरकारें अपने एक छोटे से देश को भी भोजन नहीं करा पा रही। ये उसके तारतम्य में उन्होंने कहा कि और माननीय अखिलेश जी को थोड़ा पाकिस्तान प्रेम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, इसलिए पाकिस्तान के बारे में कोई टिप्पणी होती है तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयशंकर सिंह जी, बताया था कि हमारी तैयारियां हैं, बाकी पार्टियां कॉपी करती हैं, पेस्ट करती हैं, पर जो तैयारियां हैं वो हमारी तैयारी पूरी जोर शोर पे। एक बार फिर से निकाय में हम पूर्ण बहुमत साथ एक बार फिर से वापसी करेंगे और आगामी लोकसभा में 80 में 80 कमल खिलाने का काम करते हुए नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। दिल्ली से बड़ी खबर, राजा भैया पत्नी भानवी को देंगे तलाक। राजा भैया ने पत्नी से तलाक की अर्जी दाखिल की है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की गई है। तलाक की अर्जी पर कल साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। पत्नी भानवी कुमारी सिंह से तलाक लेंगे राजा भैया। तो दिल्ली से यह खबर, राजा भैया पत्नी भानवी को तलाक देंगे। पत्नी भानवी कुमारी सिंह से तलाक लेंगे। 27 साल का ये रिश्ता, लेकिन अब तलाक की अर्जी डाली गई है राजा भैया की तरफ से और कल इसको लेकर साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट का क्या रुख रहता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जहां राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी से अलग होने का फैसला लिया है और तलाक के लिए अर्जी डाली है। तो साकेत कोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी कि कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। राजा भैया अपनी पत्नी भानवी को तलाक दे रहे हैं, कोर्ट का क्या रुख रहता है यह महत्वपूर्ण रहेगा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सड़क का एक हिस्सा धंस जाने से खाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों का जिले के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया। यह घटना 23 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप के पास नचलाना खाड़ी लिंक रोड पर हुई है। इस घटना से 30,000 लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क को बनाने में निर्माण कंपनी ने लापरवाही की, जिससे सड़क धंस गई है। वहीं प्रशासन युद्ध स्तर पर रोड बहाली का काम कर रहा है ताकि लोगों को आ रही परेशानियों से राहत मिल सके। जिंदगी और मौत के बीच खींची गई लक्ष्मण रेखा, वो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सड़क धंस चुकी है। इस वक्त मैं जम्मू से लगभग 200 किलोमीटर दूर रामबन खड़ी इलाके में हूँ। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये सड़क बीचों बीच धंस चुकी है। उस तरफ के लोग उस तरफ रह गए। इतना नुकसान हुआ है यहाँ, बहुत नुकसान हो रहा है सर। सारा ये देखो, हमारे लिए राशन की प्रॉब्लम है, हमारे लिए बिजली, पानी, तेल, हर चीज यहीं से आता है। सारा कुछ आने जाने में कितनी मुश्किलात। रोजों में हमारे लिए सब्जियां, हर कोई चीज कोई पहुंच ही नहीं रही है। कोई उधर से इनका अपना टंडल चल रहे हैं, उधर से अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। हमारा ये मुसीबत इतनी ज्यादा इस वक्त मुश्किलात हो रही है जी। 100 साल का मैंने ऐसा मुसीबत नहीं देखा कभी। 100 साल का है मैं ऐसा मुसीबत आज का है, कोई अंदाज आई। इस वक्त आया 100 रुपया दिया बनारस से यहाँ तक 200। 4 बजे के करीब हम यहाँ से गए सर, काफ़ी मुश्किल सर। अभी एक बिजली शॉक करंट लगा सर, 33,000 kV एचटी लाइन पे लगा। हम यहाँ से उनको रेस्क्यू करते करते बानियाल अस्पताल में पहुँचाया सर। बहुत यहाँ सर, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी सर 100 साल पीछे हमें अभी। इस तरफ लगभग 25 से 30,000 लोगों की आबादी है और वह मजबूर है इसी तरह लंबा सफर पैदल तय करने को। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो कार्य है यहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिश की जा रही है कि समय से पूरा किया जाए, लेकिन सड़क पूरी तरह से यहाँ पर धंस चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना। झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से बेकाबू हो गई कार और पलट गई। सेमरी टोल प्लाजा के पास ये भीषण हादसा हुआ है। मेरे को यहाँ से सूचना मिली फोन के द्वारा कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, तो मैंने तत्काल सूचना अपने चिरगांव थाना एसएचओ साहब को दी
और तुरंत उसी टाइम पुलिस भी आ गई थी यहाँ पे, जिसमें एक गाड़ी यूपी 78 नंबर गाड़ी थी, ये झांसी से कानपुर जा रही थी। तो इसका आगले वाला टायर जो देखा है जिस सिचुएशन में, तो टायर फटने की वजह से एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ, ट्रक से टकराने के कारण, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला है, एक जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और बाकी की 4 लोगों को झांसी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और मृतकों को अपनी एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्ट करा के ट्रैफिक स्मूथली चालू कर दिया गया। ये अपने करगवा मंदिर के पास जस्ट सामने की घटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।